हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मार्च का करंट अफेयर। इसके पहले जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जनवरी का करंट अफेयर 1 महीने लगा है, फरवरी का करंट अफेयर लगभग 1 घंटे 20 मिनट लगा है। तीसरी मार्च के करंट अफेयर को देखते हैं। देखो कुछ लोग मतलब 1-2 लोग का ये कमेंट था कि सर जी क्या 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में 1 महीने के करंट अफेयर कंप्लीट हो जा रहा है। तो मुझे उनसे एक ही बात कहना है, आप एक काम करो, आप अभी मार्केट में घटनासार आई है, घटनासार को उठा लो और एक बार घटनासार के 100 पेज तक केवल ये गिनना फरवरी कहां लिखा है। ठीक है, आपको मैक्सिमम 16 से 17 टॉपिक, 15-16 तो मैंने बहुत बोल दिया, 12-13 टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अगर 20 टॉपिक 22 टॉपिक करा रहा हूं ना, तो एक मैगजीन से नहीं कर रहा हूं, 4 मैगजीन पढ़ रहा हूं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपके नोट पे लिख रहा हूं और उनकी पीवाईक्यू से ले जाके, उनके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से ले जाके उनको कनेक्ट करा रहा हूं, फिर आपके पास उसको कराने लेके आ रहा हूं। इसी के लिए एक क्लास के पीछे मैं अच्छा खासा टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूं। आप लोगों को क्लासेस इतनी बेटर इसलिए लगती हैं, उसके पीछे जो मेरे समय का इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक रीजन है, आपको समझना होगा कि जो करार है धैर्य के साथ करो। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो अभी मैं 4 स्टार 5 स्टार टाइप के क्वेश्चंस को करा रहा हूं, जो मेजर ऑफ द क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में कन्वर्ट होने वाले, जिनकी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है कन्वर्ट होने वाले, जिनका संबंध ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से होता है। ठीक, बाकी चीजों के ऊपर हम लोग आइदृष्टि करेंगे ना यार, फिर दिक्कत क्या है। आप लोग बस एक काम कर लो, एक बार थोड़ा वीडियोस को शेयर करके, ठीक है, थोड़ा एक बार जो फैमिली है उसको थोड़ी बड़ी करने की कोशिश करना है, ताकि जब प्रीलिम्स के नजदीक आए यूपीपीसीएस का, उस समय हम लोग जब अपन आइदृष्टि पढ़ने उतरे, करेंट अफेयर पढ़ने उतरे, ट्रेडिशनल्स और भी जो सब्जेक्ट है प्री से रिलेटेड, तो अच्छी खासी संख्या रहे। अब हम लोग सीधा अपना आज की क्लास एक होमवर्क से स्टार्ट करेंगे। वो होमवर्क है तालीबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तालीबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में स्थित है, या हाल ही में पीएम के द्वारा कहां पर इसका शिलान्यास किया गया, ये होमवर्क है। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर टॉपिक। ठीक है, आज के सारे टॉपिक्स में आपको बता दूं, मैंने केवल और केवल सिंगल मैगजीन से चुना है। ठीक है, उस मैगजीन का नाम है घटनासार। उसके पीछे का रीजन है कि लोगों ने कमेंट किया कि सर घटनासार को कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा लाओ भाई एक बार एक ही मैगजीन को फॉलो करते, देखते कितना करंट अफेयर मिलता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं जब 4 मैगजीन से पढ़ता था तो मुझे कंटेंट ज़्यादा मिलते थे। ठीक है, उस मंथ के आज थोड़े कंटेंट कम मिले हैं, तो मुझे बाद में लगा भी यार कि मैं आपकी बात क्यों मान गया, मैं क्यों नहीं 3-4 मैगजीन से पढ़ा। ठीक, अभी आप देखोगे कि आज की क्लास 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, मैक्स 1 घंटे जाएगी। ठीक है, चलो काम करते हैं। सेला सुरंग परियोजना, देखो सेला सुरंग परियोजना क्या है, अभी ये न्यूज में क्यों आई है। सेला सुरंग परियोजना आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अभी इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा इसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में नामित किया गया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के अनुसार ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया है और ये भारत की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची क्या है, कैनल है, सबसे ऊंची सुरंग है। तो क्या क्या चीज हमने समझा अब तक? एक चीज समझा क्या, कि भैया अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अब बताओ अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ बाउंड्री बनाता है या नहीं। ठीक, दूसरा मैंने क्या बताया कि भैया इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, ठीक है, बुक ऑफ ऑनर के द्वारा क्या बोला गया है, इसको सबसे ऊंची सुरंग बोला गया है, भारत की सबसे, अच्छा किसकी सबसे ऊंची, भारत की। ठीक है, सबसे ऊंची सुरंग बोला गया है। नोट आप लोग जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, जब रिवीजन करना रहेगा तो क्लास का कोई मतलब नहीं है, फिर नोट्स का ही मतलब रहेगा। इंडिया यानी भारत की सबसे ऊंची सुरंग बताई गई है, ये वर्ल्ड आप लोग समझ जाओ, इसके लिए लिख दिया। ओके, अब देखो होता क्या है, आप ट्रेडिशनली या आप घटना चक्र या पीवाईक्यूज करोगे तो आपको ये बेसिकली पीवाईक्यू से बेटर है घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र पीवाईक्यू दोनों करना। कोर सब्जेक्ट की घटना चक्र मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, वो आप जरूर देखना। ठीक है, अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बन गया है। इसके पहले आपकी अटल टनल के ऊपर क्वेश्चन बन गया है। ओके, कि अटल टनल कहां पे स्थित है, ठीक है, किस श्रेणी में स्थित है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया है। जवाहर टनल के ऊपर क्वेश्चन बन गया है, जवाहर टनल के ऊपर क्वेश्चन बन गया है। ओके, ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अटल टनल और जवाहर टनल। तो मैंने इन दोनों को लिख लिया कि भाई कि इन दोनों के ऊपर देख लेंगे। देखो अटल टनल आपका कहां पे है, तो ईस्टर्न पीर पांजाल रेंज में आपकी स्थित है। ये ईस्टर्न यानी पूर्वी पीर पांजाल श्रेणी, पीर पांजाल रेंज में स्थित है।
पीर पांचाल सरहदी में स्थित है। अब आगे बात करेंगे जवाहर टनल की। तो जवाहर टनल आपका बनिहाल पास, ठीक है, ध्यान देना, बनिहाल पास, ओके, बनिहाल पास में स्थित है। अब आपको बताऊंगा कि पूछूंगा ये कि भाई कि जो बनिहाल पास आपके J&K में स्थित है, आप होमवर्क के बताओ कि ये किसके किसके बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ठीक है, यह किसके किसके बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करती है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। एक और टनल है आपका जिसको यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है, वो यहाँ बोलूँगा, वो भारत की टनल नहीं है, ठीक, ये यहाँ पे लिखेंगे। यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है कि वो कौन सा टनल है जो कनेक्ट करती है यूके और फ्रांस को। अ टनल, ठीक है, अ टनल कनेक्ट करती है मतलब जोड़ती है, कनेक्ट द यूके एंड फ्रांस। भाई यूके और फ्रांस को कौन सी टनल कनेक्ट करती है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या था, स्ट्रेट ऑफ डोवर। ओके, स्ट्रेट ऑफ डोवर इसका आंसर था। ये चीज दिमाग में, तो ये हमने क्या देखा, ये एडिशनल जो चीजें थी ये पीवाईक्यूज में वापस आपकी एग्जाम में कन्वर्ट हो सकते हैं 2024 की परीक्षा में, तो तैयार रहना है। ओके, टनल्स हमने देख लिया। अब देखो, आप कभी भी अगर किसी ने 1-2 साल का पेपर दे रखा होगा, किसी का दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट होगा, तो उसको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है यूपीपीसीएस का और यूपीआरओ का। यूपीपीएससी आयोग इसको बहुत फोकस करती है। हमको पता है यूएनडीपी की स्थापना 1965 में की गई थी, ठीक है, और ये क्या करती है, इसके दौरान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो दिया गया था एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट का भी कुछ भूमिका है, पॉजिटिव भूमिका भी है पाकिस्तानियों का कुछ वो देखना। उनका नाम क्या है, महबूब उल हक। ओके, महबूब उल हक, HAQ होगा ना, हक। ये क्या है, ये पाक इकोनॉमिस्ट थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा क्या किया गया था, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ओके, यूएनडीपी के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया था। यूएनडीपी ये इंडेक्स जारी करती है, तो इसकी कुछ पिलर्स है, 3 पिलर्स हैं, जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछते हैं कि भाई कि इनके क्या क्या पिलर्स हैं। ठीक है, 3-4 बार क्वेश्चन इनके पिलर्स के ऊपर क्वेश्चन बन के आ चुकी है। तो आपको पता कि इसमें एक पिलर्स क्या है, शिक्षा है आपका, ठीक है। पहले पिलर हम लोग लिख लेते हैं जीवन प्रत्याशा, दूसरा एजुकेशन लिख लेते हैं। अब इनके सब पिलर्स भी हैं, ठीक है, इनके सब पिलर्स भी हैं। एजुकेशन लिख लेते हैं दूसरा, ठीक है, और तीसरा आप लोग पर कैपिटा जीडीपी। ये क्या है, ये इनके पिलर्स हैं। यूपीपीसीएस ने एक बहुत यूनिक सा क्वेश्चन बना के दिया था, और ये क्वेश्चन बना के दिया था 2019 में। वो क्वेश्चन क्या था कि भैया आपसे पूछा था कि क्या एचडीआई और एसडीआई, एक कथन और कारण में क्वेश्चन था कि पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एचडीआई एंड एसडीजी, क्या ये राइट स्टेटमेंट है। ये आपकी 2019 में यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था, पहले ध्यान देना है, आपको समझा देता हूं। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड SDG, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है। ये क्वेश्चन कब बन गया था, तो 2019 के प्री में ये क्वेश्चन आपके बन के आया हुआ है। अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखते हो तो इसकी पिलर्स में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है जिसका संबंध हेल्थ से है, और एजुकेशन है जिसका संबंध शिक्षा से है। अब बताओ SDG में क्या एजुकेशन की बात नहीं की गई है, क्या हेल्थ की बात नहीं की गई है। हमारे पास कुल कितने 17 SDGs हैं जिनको हम लोग 2030 तक हमको प्राप्त करनी है। SDG आपको तैयार होनी चाहिए, क्वेश्चन बन के आता है। इन दोनों से है संबंध ना,
तो इसी के लिए क्या क्वेश्चन दिया था आपको, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एसडीआई एंड एसडीजी। कल को एसडीआई की जगह हैप्पीनेस इंडेक्स भी लिख सकते हैं, इसका भी संबंध एसडीजी से है। तो जिनका संबंध हेल्थ से, एजुकेशन से, 17 एसडीजीज है, तो जिनके पिलर्स का संबंध एसडीजी के नजदीक होगा उनमें क्या होगा, उनका एसडीजी से पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। तो ये स्टेटमेंट सही था इस वजह से, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन बना गया था। तो मेरे कहने का मतलब है ना कि आपको थोड़ा सा फैक्ट के साथ साथ दिमाग भी खोले रखना है। अब डायरेक्टली ऐसे स्टेटमेंट कहीं दे देगा घुमा के, तो आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना चीज सोचना होगा आपको और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये पिलर्स हैं। हर बार यूपीपीएससी क्या करती है, पिलर्स के ऊपर क्वेश्चन देती है, रैंक के ऊपर क्वेश्चन देती है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या की थी 2019 में, दो के बीच में इंटरलिंक दी थी। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, पहली बात क्या है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यूएनडीपी की स्थापना हमको पता है 1965 में हुआ था। अब आपसे यूएनडीपी के बारे में एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ भैया इसका HQ यानी हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन मार्क है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब देखोगे इस बार का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, उसकी जो शीर्षक था, ठीक है, उसका जो शीर्षक था वो किस नाम से था, तो उसका नाम था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। उसका टॉपिक था, शीर्षक क्या किस नाम से था, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ओके, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। ये क्या था, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक इस बार का शीर्षक था। इस शीर्षक से यूएनडीपी ने क्या किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया था, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। अब देखेंगे इसमें इंडिया, देखो इसमें 0 to 1 हाईएस्ट मार्क्स होता है, 1 हाईएस्ट मार्क्स होता है, ठीक है। अब देखो इंडिया को इस बार क्या हुआ था, जो इंडिया का स्कोर है, इंडिया का स्कोर हुआ था 0.644। ये क्या है, ये इंडिया का स्कोर है, और इस स्कोर के साथ भारत ने 134th रैंक प्राप्त किया है, ओके, 134वीं रैंक है इस बार इंडिया की। अब भारत ने इसमें सुधार किया है या डाउनफॉल किया है, ये आप एक बार कमेंट करके बताओ कि पिछली साल जो आपकी इंडेक्स आई थी, यानी जो 22-23 वाली इंडेक्स थी, उसमें यूपी भारत की क्या रैंकिंग थी, भारत ने उस रैंकिंग के अनुसार अपने में सुधार किया है या भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की है, ठीक है। भारत का जो ये रैंकिंग है, ध्यान देना है, स्कोर है, भारत को मध्यम मानव विकास वाली श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो अब बताते कि सर उच्च मानव विकास वाले देश कौन से हैं, यानी सर्वाधिक ह्यूमन डेवलपमेंट वाला देश कौन सा है, तो टॉप 3 कंट्रीज के नाम आपको स्क्रीन पे लिख दे रहा हूं। एक कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड, ऐसे लिख देता हूं स्विट्जर, आप समझ रहे ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल इसके पहले बता चुका हूं, आप बता दो। नॉर्वे सेकंड पे है और आइसलैंड आपका थर्ड पे है, आइसलैंड। ये क्या है, ये इसके टॉप 3 कंट्रीज हैं, टॉप यानी उच्च ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जहां पे हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा जीडीपी, ये सब चीज बहुत हाई है, ये वो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो कंट्रीज हैं। तो हमने क्या किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख लिया। अब बताओ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब से जारी किया जाता है, कब से जारी किया जाता है, ठीक है, मतलब किस साल इसका पहला जो संस्करण है वो आया था। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है नाटो। नाटो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो बात तो नाटो का फुल फॉर्म देखोगे, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब कोल्ड वार चला था तो इसकी नेतृत्व के तौर पे, ठीक है, नाटो मतलब यूएसए के नेतृत्व में नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक, फुल फॉर्म पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कोल्ड वार के टाइम में इसकी स्थापना की गई थी। एग्जैक्ट ईयर आप चाहो तो बता दो, कोल्ड वार के ड्यूरेशन में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगेंस्ट किसके, यूएसएसआर के। आपको पता है जब कोल्ड वार खत्म कब होता है, जब यूएसएसआर का विघटन हो जाएगा, यहीं से कोल्ड वार 90 के दशक में खत्म हो जाता है। लेकिन नाटो की स्थापना जो नाटो था वो बनी रहती है। अब नाटो में देखो कि पहले थे 30 देश, अभी रिसेंट में इसमें 31वें 31st कंट्री के तौर पे इसमें ऐड हुआ था, ठीक है, आपका फिनलैंड।
और 32nd कंट्री के तौर पे इसमें इंक्लूड हुआ वो था आपका स्वीडन। स्वीडन और फिनलैंड, ये दो कंट्रीज। अब देखो यूक्रेन ने चांस था कि नाटो में शामिल हो जाएगा, तो भैया यूएसएसआर यानी रसिया ने क्या किया भाई, कर दिया इनके काम तमाम। ठीक, तो अभी उसी का लाभ उठाते हुए थोड़ा रसिया उधर बिजी था, तो फिनलैंड और स्वीडन क्या किए, ये नाटो में शामिल हो गए। ठीक, ये पूर्ति आप नाटो के मेंबर बन गए। यानी अब फिनलैंड और स्वीडन पर अटैक होगा तो समझ जाओ पूरे नाटो पर अटैक हुआ, यानी पूरी नाटो के जो 32 देश है वो मिलकर युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा मतलब नाटो की कितने मेंबर्स होंगे, ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया। अब हमको क्या करना है, 31वां और 32वां मेंबर जो था वो तो हमने देख लिया। अब आप बताओ कि स्वीडन की कैपिटल क्या है, जो मैं लिख रहा हूं बताओ, क्या स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है? क्या स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है? ठीक है, क्या स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है? यस या नो? यस या नो इसको कमेंट कर दीजिए आप लोग स्वीडन के बारे में। अब हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे फिनलैंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है। जैसे जो फिनलैंड की कैपिटल है वो देखेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज की पहले कैपिटल, क्योंकि राजधानी के ऊपर एक क्वेश्चन की बेसिस कंफर्म देगी। ठीक है, तो हेलसिंकी, ठीक है, हेलसिंकी। फिनलैंड में लाखों में झील मौजूद है, इसी के लिए फिनलैंड को हम लोग कहते हैं गार्डन ऑफ लेक्स कहते हैं। फिनलैंड को हम लोग क्या कहते हैं? फिनलैंड को हम लोग गार्डन ऑफ लेक्स कहते हैं। ये सब पीटी में क्वेश्चन पूछ के आया है कि गार्डन ऑफ लेक्स किसे कहते हैं। ठीक है, गार्डन ऑफ लेक्स या लेक्स से संबंधित एक स्टेटमेंट और भी फिनलैंड के संदर्भ में दिया जाता है, वो है लेक ऑफ 1000 लेक्स, सॉरी लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ठीक है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ओके, लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी इसको बोलते हैं। किसको? फिनलैंड को। अच्छा, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। स्वीडन के बारे में एक चीज मैं यहां पे और बताना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान देना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो आइसलैंड है वो किसके पास मौजूद है? स्वीडन के पास। हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसलैंड, देखो पेपर में क्वेश्चन आता तो फिलीपींस भले लिखा रहता है, फिलीपींस। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर स्वीडन रहेगा तो आपको स्वीडन को टिक मारना है। ये आप जब घटना चक्र पढ़ोगे तो ये चीज लिखी हुई है। ओके, घटना चक्र में ये बात लिखी हुई है कि स्वीडन क्या है, स्वीडन के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसलैंड है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कल कुछ लोग को डाउट था कि सर जो वेटलैंड है आपने बोला 80 है। भाई कल मैं फरवरी का करेंट अफेयर पढ़ा था। फरवरी के करेंट अफेयर में क्या है, 5 वेटलैंड ऐड हुए थे, इसके पहले 75 थी, तो इसी के लिए 5 की वजह से वो 80 हो गए। लेकिन मई में क्या होता है, 2 वेटलैंड और ऐड होते हैं। ठीक है, बिहार के, और टोटल वेटलैंड हो जाते हैं 82। मैंने ये थोड़ी कहा कि अब तक के 82 हैं। ठीक है, करेंट अफेयर के हिसाब से ये दिमाग रखना 82 है करेंट अफेयर। मैं इसके लिए तो फरवरी से मार्च फिर अप्रैल फिर मई अपडेटेड होता चलेगा। ठीक है, वेटलैंड के साथ ये सब कुछ दिक्कत है। वेटलैंड हुआ, टाइगर रिजर्व हुआ, ये बढ़ जाते भाई। अब जनवरी में कुछ और होगा, जुलाई में कुछ और हो जाएगा, तो थोड़ा सा बस उस चीज़ को समझना होगा कि मैं वो फेब का पढ़ा था, वो गलत नहीं था। ठीक है, उसमें आप लोग निश्चिंत रहना। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे मोदी जी क्या है, भूटान की यात्रा कहते हैं। देखो मोदी जी अगर भूटान की यात्रा पे गए, वहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं, कुछ उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 2020 में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पे स्थापना की गई थी, उसका शिलान्यास मोदी जी ने किया, और वो टू द पॉइंट क्वेश्चन बन के आ गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, जो भी रहा हो, का उद्घाटन मोदी जी ने किया। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं पीवाईक्यूज में। ठीक है, अब देखो भूटान के बारे में आप लोग देखोगे तो भूटान की जो कैपिटल उसका नाम है थिम्पू। धन्यवाद। इस बार मोदी जी ने बहुत उद्घाटन नहीं किया है, अच्छी बात है। ठीक है, थिम्पू क्या है, ये भूटान की कैपिटल है। अब देखो हम लोग भूटान के बारे में, मोदी जी यहाँ पे जाते हैं तो पहली बार किसी गैर भूटानी को इनका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है वो दिया जाता है। किसी गैर भूटानी के द्वारा प्राप्त किया गया पहली बार ये अवार्ड है, जो भूटान का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अब देखो इसका नाम तो बहुत भैया, ठीक है, नाम चलो देख ही लेते हैं।
ठीक है, नाम इनका है ऑर्डर ऑफ, अभी जो एक हॉस्पिटल की न्यू रखी गई है उसका नाम देखना, ऑर्डर ऑफ द ड्रक, ऑर्डर ऑफ द ड्रक, ठीक है, ग्याल्पो, ग्याल्पो, ये हो गया आपका ड्रक ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्याल्पो, ग्याल्पो। ये क्या है? भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ओके, और किसी गैर भूटानी को पहली बार दिया गया है, किसी गैर भूटानी को, नॉन भूटानियन को पहली बार, प्रथम बार प्रदान किया गया। ओके, अब देखो मोदी जी आप चाहते थे तो भारत के ही हेल्प से यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुल रहा है, ठीक है, चाइल्ड हॉस्पिटल है, उसका नाम भैया बहुत लंबा है, बस नाम आप लोग देखते चलना, मैं भी याद तो पूरा नाम तो नहीं कर पाऊंगा। ग्याल, ठीक है, ग्याल तसुएन, ये स है, एक सेकेंड, ग्याल तसुएन, ओके, नोट से अपने लिख दे रहा हूं, जेत्सनु या जेत्सून, ठीक है, पेमा, पेमा वांगचुक, मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, मदर एंड चाइल्ड। हम लोग के परिजन यहाँ पे एडमिट हो तो 2 मिनट लगेगा नाम बताने में, ठीक, 2 मिनट लगेगा नाम बताने में। तो अब याद करने का तरीका क्या है, देखो लास्ट में दिमाग में रखना कि जिस हॉस्पिटल का इन्होंने शिलान्यास किया है, वहाँ पे उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है, मदर एंड चाइल्ड नाम में। वांगचुक वहाँ के अभी जो शासक हैं, जो राजा हैं, उनके नाम में वांगचुक वर्ड है, तो वांगचुक वहाँ से समझना। अब इनिशियली कुछ जैसे ये ग्याल तसुएन, ये 2 वर्ड्स दिमाग में रख जाना, ठीक है। अरे नहीं वांगचुक वो याद होगा ना, तो यहाँ से इधर तो आसान है, अपने लोग पाते हैं। ये थोड़ा सा ग्याल तसुएन पेमा ऐसे कुछ 1-2 टर्म्स दिमाग में बैठा लेना कि इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, तो आप मानोगे हाँ इसी का किया गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, भारत की मदद से इसको तैयार किया गया, ठीक है। भूटान के बारे में आपको बता दूं कि भूटान के बारे में 2 फेवरेट क्वेश्चन है जो पीटी में बन के आते रहते हैं। भूटान जो पीवाईक्यूज में ऑलरेडी बन के आए, ये तो करेंट अफेयर का हो गया, ट्रेडिशनली भूटान बताता हूँ। क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा कंट्री जो मेजर करता है, ठीक है, मेजर इट्स हेल्थ, मतलब जो बेसिकली जो उसकी हेल्थ है, तो किस चीज का हेल्थ, वेल्थ का हेल्थ, मतलब ये स्टेटमेंट जो था, ठीक है, थोड़ा सा मैं भूल गया था, स्टेटमेंट बता देता हूँ। एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था कि वो कौन सा कंट्री जो मेजर करता है अपने वेल्थ को ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बेसिस पे वो कौन सा कंट्री जो अपने वेल्थ का मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, वो है स्टेटमेंट, तो ठीक है, ठीक है, मेजर करता है इट्स वेल्थ, अपने वेल्थ का ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के आधार पर, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के आधार पे। तो वो कंट्री भी आपकी कौन सी है, भूटान है, वो कंट्री आपकी भूटान है। भूटान एक ऐसा देश है जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हमारे टोटल लैंड पे कितना % एरिया वनावरण होगा, ठीक है, कितना % एरिया में वनावरण होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है, कितना कि भैया 60% से अधिक तो होना ही चाहिए। लेकिन आपको जान के चंबा होगा कि इन्होंने 70% से अधिक रखा है, यानी संविधान में जितना प्रोविजन है उससे ज़्यादा, हमारे यहाँ रहता तो उससे कम ही रहता, उससे ज़्यादा तो नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे देखो 60% का प्रोविजन है और इन्होंने 70% प्लस मेंटेन करके रखा है, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन और भी बन गया है कि अगर आपको पूछे कि एशिया का, साउथ एशिया का खासतौर पे मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री कौन सा है, तो मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री अगर आपको पूछ देगा तो वो भी भूटान है, ठीक है। मोस्ट जो सर्वाधिक नगरीकृत जो देश है, ठीक है, अर्बनाइज्ड, ठीक है, मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री, ठीक है। थोड़ा फ्लो अगर बीच में टूट जाता ना इंग्लिश की वजह से तो माफ करना यार, थोड़ा मेरी इंग्लिश बहुत है कमजोर,
ठीक है, वो सच्चाई बता देते हैं, बहुत कमजोर है। बट मुझे पता है यार कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के भी लोग हैं, तो मेरी मजबूरी पड़ती थोड़ा पढ़ के आना, और मैं अच्छा खासा काम करके आता हूँ, मतलब बताऊँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा फंसी जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विश्व खुशहाली सूचकांक। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे, विश्व खुशहाली सूचकांक देखेंगे, इसको देखेंगे। तो 20 मार्च को क्या होता है कि हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं। इसी दिन के अवसर पर क्या हुआ, वर्ल्ड जो आपका ये विश्व खुशहाली सूचकांक है, इसको जारी किया जाता है। किसके द्वारा, या फिर हम लोग ये बोले भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कहती है कि टॉप कंट्री कौन सी है, फिनलैंड। चलो किसके द्वारा जारी किया जाता है, अब आप ही लोग बता दो कमेंट करके। फिनलैंड क्या है, इसमें टॉप कंट्री है, यानी सर्वाधिक खुशहाल जो देश है वो कौन सा है, फिनलैंड। ठीक है, इसी के लिए देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी फिनलैंड सर्वाधिक अग्रणी देश रहती है, आगे रहती है। ठीक है, अफगानिस्तान चाहे वो डेमोक्रेसी हो उसमें भी लास्ट है, खुशहाली में भी लास्ट है, तो सबसे बॉटम निचले स्थान पे है। अफगानिस्तान। तीसरी बात, इंडिया की क्या रैंकिंग रही है, तो इंडिया को इसमें 126 126वीं रैंक मिली है। इसके पहले इंडिया की 136 रैंक थी 2022 में। तो यानी इंडिया ने क्या किया, यहां पे 10 पायदान का सुधार किया है, 10 पायदान का यहां पे क्या है, सुधार किया है। ओके, 10 पायदान का सुधार किया है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक के बारे में ये चीज हम लोग होमवर्क क्या देखा, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आप लोग को कमेंट करके बता देना है, किसके द्वारा। एक सेकंड में का ब्रेक लेंगे, ठीक है, क्योंकि पसीना बहुत तेज हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, व्यवस्था कर लिया उसका। अब देखो सिप्री की रिपोर्ट, सिप्री बेसिकली क्या करती है कि एक रिपोर्ट जारी करती है कि भैया कि डिफेंस में कौन कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन सर्वाधिक आयातक देश है, कौन निर्यातक देश है। ठीक है, किसका डिफेंस में सर्वाधिक एक्सपेंडिचर है, ये सारी रिपोर्ट जारी करती है। अब देखो सिप्री का फुल फॉर्म अगर देखोगे तो आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये सिप्री का फुल फॉर्म है। सिप्री ये कहती है कि भैया जो सर्वाधिक आयातक देश है, इंपोर्टर, ठीक है, हथियारों के सर्वाधिक जो आयातक देश है वो कौन से हैं, उसमें आपकी भारत, इंडिया सर्वाधिक पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सर्वाधिक आयातक देश है। इसके बाद से बारी आती है कतर की, मोदी जी भी रिसेंट में कतर भी गए थे। ठीक है, और इसके बाद से बारी आती है सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया। ये क्या है, ये टॉप 3 आयातक कंट्रीज हैं। ध्यान देना, सॉरी ये यहां पे गलती हो गया है, मैं वही यहां पे, ठीक है, सऊदी अरेबिया सेकंड पे है और आपका कतर थर्ड पे है, एक ही गलती हो गई थी, कतर यहां पे थर्ड पे है। तो ये टॉप 3 आयातक कंट्रीज हैं। टॉप 3 क्या है, हथियारों के आयातक कंट्रीज हैं, आयातक देश हैं। अब देखोगे अगर एक्सपेंडिचर डिफेंस में सर्वाधिक या हथियारों पे कौन सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है, किसका सर्वाधिक खर्च है, तो यूएसए सर्वाधिक खर्च करता है। यूएसए की जगह आजकल कौन लेना चाह रहा है, चीन लेना चाह रहा है। चीन दूसरे नंबर पे खर्च करता है और इनकी पहले से टकराहट किससे है, रसिया से। तो रसिया तीसरे नंबर पे। तो टॉप 3 एक्सपेंडिचर पूछे कि कौन सर्वाधिक खर्च करता है, ठीक है, तो वो आपकी यूएसए, फिर आपके चाइना, फिर आपकी रसिया। भारत का रैंक अगर जाना चाहोगे तो इसके बाद से आपका इंडिया और इसके बाद से आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये दो देखो, वहां से यहीं से मैं समझ भी गया था कि मुझसे गलती निकल गया मुझसे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता टॉप 5 में इंडिया और सऊदी अरेबिया है। ठीक है, और वो यहां पे कतर जल्दी लिखा गया था, कोई नहीं, सुधार हो चुका है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सिप्री की इंडेक्स है, ये रिपोर्ट है जिसके बारे में हम लोग को दिमाग में रखना है। टॉप 5 कंट्रीज में क्या है, ये चीजें हैं। ओके, सिप्री का फुल फॉर्म एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछ क्या है तो वो तो लिख ही लो भैया। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, ठीक है,
आपका हो गया पीस्टे इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, आ गया। तो ये आपका हो गया सिब्री का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे फूड वेस्ट इंडेक्स और फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। भैया देखो कुपोषण इतनी ज़्यादा है, भुखमरी इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद फूड वेस्ट रिपोर्ट पे ये भी यूएनडीपी के द्वारा ही रिपोर्ट जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ये रिपोर्ट एक बात बोलती है कि वर्ष 2022-23 में देखने को क्या मिलता है, मतलब पिछले वर्ष में क्या देखने को मिलता है कि लगभग 83 मिलियन लोग, आप लोग जब खाना फेंकते हो तो ध्यान देना इस स्टेटमेंट को, यूएनडीपी के इंडेक्स कहती है कि विश्व के 83 मिलियन लोग भूख से मर रहे हैं या भूख से पीड़ित हैं, भूख से लड़ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं भाई, खाना बढ़िया नहीं उठा के फेंक दिए, ज़्यादा ले लिए फेंक दिए। तो अब ये डाटा दिमाग में रखना, 83 मिलियन के करीब में लोग क्या कर रहे हैं भैया, उठा के फेंक दे रहे हैं। फूड वेस्ट के ऊपर कहता है कि केवल अगर हम केवल 2023 की बात करें, फूड वेस्ट जो हो रहा है, ठीक है, तो कहता है कि 2022 में 2022 में एक 1.05 बिलियन टन फूड वेस्ट किया गया था। कितना? 1.05 बिलियन टन फूड वेस्ट किया गया था। अगर इसकी रुपए में मात्रा देखोगे तो ये $1 ट्रिलियन का फूड, $1 ट्रिलियन का फूड वेस्ट कर दिया गया था, ठीक है, $1 ट्रिलियन का फूड वेस्ट किया था। सबसे बड़ी बात ये कि अमीर देशों में नहीं, गरीब देशों में भी फूड वेस्ट खूब हो रहा है। शहरों में ही नहीं, गांव में भी फूड वेस्ट हो रहा है। अंतर के गांव में फूड वेस्ट कम इसलिए है कि गांव के लोग क्या करते हैं भाई कि जो जानवर हैं उनको खिला देते हैं बजाय फेंकने के। शहरों में क्या होता है, लोग फेंक देते हैं, ठीक है। तो फूड वेस्ट के ऊपर भैया ये रिपोर्ट आई है। अच्छा, ये रिपोर्ट इंडिया के संदर्भ में क्या बात कहती है? तो ये रिपोर्ट कहती है भारत के संदर्भ में कि भारत में 78 मिलियन टन फूड क्या कहता है, 78.02 एग्जैक्ट अगर देखना चाहते हो, 78.2 मिलियन टन फूड वेस्ट किया जाता है ईयरली परिवारों के द्वारा। प्रति परिवार अगर आप देखोगे तो ईयरली 55 kg पर ईयर पर फैमिली फूड वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो कभी भी कुपोषण में, ठीक है, या भुखमरी का क्वेश्चन आए तो ये इंडेक्स लिखना यार वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्स है मेंस में। ये मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट इंडेक्स है यूएनडीपी का, ये दिमाग रखना है। अगला देखेंगे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अभी क्या हुआ है, 2008 से एफर्ट चल रहा था इस एग्रीमेंट के लिए। 2024 में आके 16 साल के प्रयासों के बाद ये एग्रीमेंट सफल हो पाया। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में क्या है, आपकी 4 कंट्रीज हैं। एक कंट्री का नाम है नॉर्वे। अच्छा बताओ, ये ईयू से अलग कंट्री या ईयू में शामिल कंट्री है? नॉर्वे, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड, ठीक है, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड। ये कंट्री का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन पहली बार सुन रहा होगा बताना। मैं जब पढ़ा तो मुझे लगा यार कि ठीक है, कोई नहीं। तो ये भाई शामिल कंट्रीज है इसमें, ये इसमें शामिल कंट्रीज है, ध्यान देना है। इनके साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगी, ठीक है। जो अब तक टैक्सेस यहाँ पे लेती थी, ठीक है, इनके सामानों पे, अब समयबद्ध तरीके से धीरे धीरे उन टैक्सेस को जीरो करेगी। इस एग्रीमेंट को लागू करने में लगभग 1 ईयर का समय लग सकता है, क्योंकि इन कंट्रीज को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इनको भी स्वीकार करने में लगभग 1 साल का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यानी इसको पूर्णतः लागू होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है। एफटीए ने भारत ने इन सबसे क्या किया है, एफटीए किया है, ठीक है, एफटीए किया हुआ है। अब हम लोग आते हैं 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक हुई है, ध्यान देना है। यहां पे आई का मतलब है ईरी, ठीक है, ध्यान देना। ईरी का मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर। ईरी का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ये वाली ईरी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईरी
ISARC यानी सॉरी S से साउथ एशिया, ठीक है, R से राइस हो गया और C से कमीशन हो गया, कमिटी हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है, IRRC की जो साउथ एशिया रिसर्च सेंटर है वो आपकी है कहाँ पे, वो आपकी वाराणसी में है, या ISARC कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में स्थित है। ये साउथ एशिया की हम लोग कह सकते हैं, और ठीक है, ये साउथ एशिया का रिसर्च सेंटर है। अब होता क्या है, यहाँ पे एक बैठक होती है, बैठक में कुछ बातें बोली जाती हैं कि भाई हम लोग को साउथ एशिया में क्या करना चाहिए, जो हम लोग राइस को उपजाते हैं वो अब हमको थोड़ी सी क्वालिटी चेंज करनी होगी, राइस की क्वालिटी हमको बढ़ानी होगी, कम मेथेन उत्सर्जन, जिन राइस से मेथेन का उत्सर्जन कम से कम हो ऐसे राइस के उपजाने पे हमको काम करना होगा, उन पे रिसर्च करना होगा, ठीक है। क्वालिटी यानी बढ़े, इस पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें वहाँ पे होती हैं। तो क्या क्या बातें हुई और कहाँ पे मीटिंग हुआ ये तो मैंने बिना लिखे आपको बता दिया। ध्यान देना, कहाँ पे हुआ है मीटिंग, वाराणसी में। इरी की के ISARC केंद्र कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में स्थित भी है, ठीक है। ये साउथ एशिया यानी समझो कि दक्षिण एशिया का जो केंद्र है यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन आपसे कुछ क्या बन के आ सकता है, मान लो कल को आपसे क्वेश्चन पूछते कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ही कहाँ पे, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है। अभी आप ध्यान देना, तो ये आपके कहां पे है, ये मनीला में स्थित है, और इसी की जो साउथ एशिया वाली बॉडी है वो आपकी वाराणसी में स्थित है, वो आपकी वाराणसी में स्थित है। यहां पे आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत ने भी अपना राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो भारत का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे स्थित है, कटक, कटक में स्थित है। यह भी पेपर में क्वेश्चन पूछ के आया हुआ है। एक बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तीसरा जो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि राइस जीन बैंक कहां पे स्थित है। पेपर में क्वेश्चन बन क्या हुआ है, राइस जीन बैंक कहां पे स्थित है। ओके, राइस जीन बैंक। तो राइस जीन बैंक का आपके संबंध फिलीपींस से है, ध्यान देना, राइस जीन बैंक का संबंध आपके फिलीपींस से है। ओके, राइस जीन बैंक का संबंध आपके फिलीपींस से है। राइस की सर्वाधिक किस एरिया पे कौन सा देश खेती करता है, तो एरिया में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत अग्रणी है, सर्वाधिक क्षेत्र पे खेती की जाती है। प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन आ जाए तो चाइना, प्रोडक्टिविटी के मामले में चाइना अग्रणी है। तो ये सब। अब राइस की कुछ किस्में हैं जो पेपर में क्वेश्चन बन के आती है, गेहूं के, धान के, जौ के, ये आप जब ज्योग्राफी अवलोकन पढ़ोगे तो वहां पे आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण किया गया, कहां पे किया गया है, तो अभी क्या है, भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने किया जा रहा है, किया नहीं गया है, IIT कानपुर के साथ मिलकर इस हाइड्रोजन इंजन का निर्माण कर रही है। IIT कानपुर ने इसके लिए एक हाईटेक रिसर्च वो सेंटर भी बनाया है जिसका नाम है सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च, सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च, सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च नाम है। ओके, सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च। तो ये IIT कानपुर के समन्वय से बना जा रहा है या इसके सहयोग से बनाया जा रहा है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट आओ, मंदिर संग्रहालय। मंदिर संग्रहालय वाले फैक्ट को थोड़ा बढ़िया से समझोगे। देखो ये वैसे तो न्यूज़ में जून में आया था, लेकिन थोड़ी थोड़ी कहानी इसकी बनने लगी थी, ठीक है। तो इस मंदिर संग्रहालय को हम सुनते हैं। देखो मंदिर संग्रहालय की पहली बात, स्थापना कहाँ की जा रही है, अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या की हमको पता है कि में जो वो हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी की का जो बेसन का लड्डू है उसको GI टैग दे दिया गया है। एक फैक्ट ये भी आप लोग याद करो। अच्छा, अब ये मंदिर संग्रहालय बन कैसे रहा है, तो टाटा सन्स के द्वारा बनाया जा रहा है, टाटा सन्स द्वारा बनाया जा रहा है। ओके, कैसे बना रहे टाटा सन्स, तो टाटा सन्स क्या कर रही है,
टाटा सन्स के द्वारा जो CSR रखा जाता है ना, जो CSR रखा जाता है, तो टाटा सन्स का जो CSR फंड है, उस CSR फंड के थ्रू क्या हो रहा है, इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, CSR फंड के तहत क्या है कि इस मंदिर संग्रहालय की नींव रखी जा रही है। अब देखो CSR फंड के द्वारा रखी जा रही है। अब एक बार 2019 में ही CSR फंड के ऊपर क्वेश्चन बन के आया हुआ है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, तो यूपीएससी ने कहा था कि ये कंपनी एक्ट 2014 से संबंधित है, तो बिल्कुल नहीं। CSR फंड के बारे में चर्चा आपकी कंपनी एक्ट 2014 में पहली बात आई ही नहीं थी। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में क्या किया गया है, आपके CSR फंड के संदर्भ में बात किया गया है। और इस कंपनी एक्ट में इसको मैंडेटरी किया गया है। क्या मैंडेटरी किया गया है, introduces mandatory कि भैया आप लोग क्या करोगे कि CSR फंड रखोगे, CSR फंड रखोगे। ठीक है, कितना मतलब ये और दुनिया का पहला देश ऐसा भारत बन गया जिसने कानूनन क्या किया कि CSR को मैंडेटरी कर दिया कि भाई ये आपको रखना है, रखना कितना, एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट 2% CSR आपको एटलीस्ट 2% देना है। ठीक है, देना एटलीस्ट 2%। एवरेज नेट प्रॉफिट, जो आपका ईयरली एवरेज नेट प्रॉफिट हो रहा है लास्ट 3 ईयर का, वो आपको क्या करना है, वो आपको CSR के थ्रू रखना है, CSR के रूप में रखना है। तो इसी CSR फंड से क्या कर रही है टाटा, अपने CSR फंड से इस टेम्पल म्यूजियम की नींव रख रही है। तो एक तो ये फैक्ट था टाटा सन्स वाला। अब यहाँ पे आपने CSR समझ लिया, 2019 में ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ हमने समझ लिया। अब हमारा क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में केवल 2 चीज़ समझना है। अभी क्या किया गया, एक बीजेपी के लीडर है किशोर मकवाना, इनका अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आई है। ठीक है, इसके बारे में किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है, किस आर्टिकल के तहत ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आर्टिकल 338 के तहत ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। ओके, लिमेटिए टाइगर ट्रम्प क्या है, तो लिमेटिए टाइगर ट्रम्प, अब देखिए ये देखो एक ही में लिखा गया, ये 2 अलग अलग है। ठीक है, देखो लिमेटिए क्या है, भारत और सेशेल्स के द्वारा किया जाता है। भारत क्या करता है, जो लिमेटिए नामक अभ्यास करता है वो सेशेल्स के साथ करता है। ठीक है, जान रहा है, वो सेशेल्स के साथ करता है। और जो टाइगर ट्रम्प है, ये प्रैक्टिस जो है ये भारत USA के साथ करता है। ओके, USA के साथ करता है। ओके, USA के साथ करता है। तो ये सेशेल्स के साथ करता है, ये टाइगर ट्रम्प किसके साथ करते हैं, हम लोग USA के साथ करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टाइगर ट्रम्प का ये 24वां संस्करण है, 24th संस्करण है, तो इसके लिए इसका नाम है 2024 में हो रहा है, तो इसके लिए इसका नाम है टाइगर ट्रम्प 2024 भी लिख के आ सकता है। ठीक है, लिमेटिए 24 भी लिख के आ सकता है, तो इसमें घबराना नहीं है, 24 में 2024। ओके, तो टाइगर ट्रम्प 24 USA, तो USA के साथ करते हैं ये हम लोग। और ये सेशेल्स, ये 2 बैटल्स थे, बैटल्स नहीं बेसिकली अभियान के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि बन के आता है, जो बायलैटरल प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रैक्टिसेस या अभियान, तो उसमें हम लोग हर महीने 1-2 देख रहे हैं। इस महीने हमने लिमेटिए और टाइगर ट्रम्प को देख लिया। ओके, इसके अलावा और हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा नहीं तैयार करेंगे। अब इसके बाद से हम लोग कहा गया विश्व व्यापार संगठन। देखो विश्व व्यापार संगठन अभी न्यूज़ में क्यों आई थी, ध्यान रखना। तो विश्व व्यापार संगठन के काम अभी क्या हुआ, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है, 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ पे हुआ है, अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ पे है, UAE में, UAE में। ठीक है, इसमें कुछ मुद्दों पे MOU वगैरह हुआ का, तो खैर हमारे लिए केवल इवेंट, करंट इवेंट पेपर में आता है। तो हमारे लिए इवेंट जो था, ये घटनाक्रम था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ये देख लिए। अब थोड़ा सा WTO के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखो भैया 1948 में आपकी स्थापना होती है GATT की, GATT। इसलिए पेपर में पूछता है भी है कि WTO का पुराना नाम क्या है,
ये टी है दोनों दीवार गेट। तो जी से आपका होता है जनरल, ए से आपका होता है एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट, ठीक है। टी से आपका होता है टैरिफ, और अगले टी से होता है आपका ट्रेड। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड, ये आपकी गेट का फुल फॉर्म है। और यही गेट बाद में आपका WTO के रूप में आ जाएगा। 1948 में आपकी गेट की स्थापना की थी। आप बताओ गेट WTO के रूप में किस ईयर में आता है, मतलब किस ईयर में इसको हम लोग WTO बोल देते हैं, ठीक है, ये आप लोग बता दो। लैंडिंग स्थल शिव शक्ति, अभी लैंडिंग स्थल शिव शक्ति इसलिए न्यूज में है, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भैया चंद्रयान 3 जिस दक्षिण ध्रुव के जिस जगह पे उतरा था उसका नाम क्या होगा, शिव शक्ति होगा। ये इसको एक्सेप्ट कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। हमको होता है कि चंद्रयान 3 क्या हुआ था, तो चंद्रयान 3 23 अगस्त को उतरा था, 23 अगस्त 2023 को उतरा था, ठीक है। कहाँ पे, सॉफ्ट लैंडिंग किया था दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है, साउथ पोल पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे किया था, ओके। बाद में मोदी जी ने इसी का नाम क्या रख दिया, शिव शक्ति नाम रख दिया मोदी जी ने। और हमने क्या किया कि इस 23 अगस्त की इस अचीवमेंट के लिए हमने अपना एक नेशनल डे स्टार्ट किया जिसका नाम था नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे। अभी संविधान हत्या डे सरकार मना रही है, आप कमेंट कर सकते हो कि किस तारीख को संविधान हत्या डे मना रही है। INS जटायु वेरी इंपॉर्टेंट है। नेवी क्या कर रही है, अपनी जो नेवल बेसेस बना रही है, यानी अपनी पावर में वृद्धि करने के लिए लक्षद्वीप में ये अपना दूसरा नेवल बेस बनाई है, ठीक है। देखो ना, अब देखो हमको पता है कि लक्षद्वीप में क्या है, बहुत सारे आइसलैंड मौजूद हैं, बहुत सारे द्वीप क्या है मौजूद है लक्षद्वीप में। टोटल हमको पता है, चलो ये पहले जो करेंट है वो कंप्लीट करते हैं। तो लक्षद्वीप में क्या है, लक्षद्वीप की हमको पता है कि जो अब बताओ मिनिकॉय क्या है, लक्षद्वीप का कैपिटल है या कुछ या कवरत्ती कैपिटल है, अब बताओ। तो मिनिकॉय इसका एक आइसलैंड है, कैपिटल है या नहीं बता दो। मिनिकॉय में क्या किया, अपना एक नेवल बेस स्थापित किया है, एक अपना नेवल बेस स्थापित किया है जिसका नाम है INS जटायु, ओके। इसके पहले ऑलरेडी एक नेवल बेस यहाँ पे मौजूद था, ठीक है, जिसका नाम था INS दीप रक्षक, INS दीप रक्षक नाम का एक नेवल बेस यहाँ पे मौजूद था। जो ये नेवल बेस था ये कवरत्ती में, ध्यान देना है, ये कवरत्ती में था। कवरत्ती क्या है, कैपिटल है, ओके। लक्षद्वीप की क्या है, कवरत्ती कैपिटल है, ओके। और ये चीज़ हम लोग समझिए। लक्षद्वीप में हमको पता है, लक्षद्वीप में क्या है, कुल 36 आइसलैंड्स हैं, कुल 36 आइसलैंड आपके लक्षद्वीप में। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दिमाग में रखेंगे लोग, 36 आइसलैंड मौजूद हैं। तो ये अब बाकी लक्षद्वीप के बारे में तो हम लोग इसके पहले वाली क्लास में पढ़े थे, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2 फैक्ट्स यहाँ पे ऐड करा दिया। एक तो लक्षद्वीप में कुल 36 आइसलैंड है, कैपिटल कवरत्ती की जो है कैपिटल वो कवरत्ती है, और INS दीप रक्षक जो है ये पहला नेवल बेस था लक्षद्वीप में। कॉर्पोरेट एक्सलेंस अवार्ड देखेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा ये अवार्ड दिया था, इसकी कई सीरीज है, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा। ये अवार्ड पे वैसे तो UPSC क्वेश्चन कभी नहीं बनाई है, लेकिन इस बार बना सकती है, क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जैसे देखना, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसका बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर है, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है, ऑफ द ईयर अवार्ड है, वो किसको दिया गया है, तो वो S जयशंकर को दिया गया है, जयशंकर साहब को दिया गया है, ओके। और इसमें एक और बात है कि जो बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर है, बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, वो किसको दिया गया है, तो वो हिना नागराजन को दिया गया है। बेसिकली S जयशंकर साहब ने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट, और भी इसकी सीरीज है, लेकिन ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है, 6-7 गो है,
तो नाम आपको याद भी नहीं हो पाएगा, मैं याद भी नहीं कराऊंगा। ओके, ये आपका हो गया कॉर्पोरेट। एक इसके बाद से आपका लास्ट मैं दे रहा हूं, वो आपका क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 58वां अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2023 का। ठीक है, तो पेपर में अभी हालिया ज्ञानपीठ पुरस्कार का कौन सा संस्करण पूछ सकता है, तो 58वां संस्करण है। 2 पर्सनालिटीज को दिया गया, एक पर्सनालिटीज का नाम है गुलजार और जो दूसरी पर्सनालिटी उनका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में मानते हैं, इन्होंने तुलसी पीठ की स्थापना की है। कहां पे, चित्रकूट में। ओके, गुलजार साहब के बारे में हमको पता है कि भाई कि ये गीतकार है, उर्दू शायर भी हैं। जय हो, अपने कहते हैं ना गाना गाते हो जो जय हो वाला, जय हो के लिए 2009 में इनको स्लम डॉग मिलेनियर जो मूवी आई थी उसके लिए इनको ऑस्कर मिला हुआ है। ठीक है, इसके पहले इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी ये पाए हुए हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी पाए हैं। ये 2002 में पाए थे, ये 2003 में पाए हैं। तो ऑर्डर अगर कल को दे दिया कि गुलजार साहब को मिले अवार्ड का, तो साहित्य अकादमी पहले पाए, फिर दादा साहब पाए, अभी क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए। ओके, गुलजार साहब। और यहाँ पे क्या है बीच में फिर आपका ये हो गया ऑस्कर, के लिए ऑस्कर पाए। ओके, तो ये आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। तो लगभग 50-51 मिनट की क्लास हुई है, क्लास यहाँ पे समाप्त होती है आपकी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और जय हिंद जय भारत। करेंट अफेयर के लिए आप लोग निश्चिंत रहो, जो करा रहा हूँ करते रहो, बहुत मन करे तो घटना सर का 6 मंथली पढ़ते रहो।